Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Today, we are going to start History Chapter 2, New Kings and Kingdoms. नए राजा और उनके राज्य. Many new dynasties emerged after the 17th century. Map 1 shows the major ruling dynasty in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. डायनेस्टी का मतलब आप लोगों को पता होगा, मैं लास्ट ईयर बताया था. डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, यानी कि पहले पिता गद्दी पर बैठा, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, यानी कि एक ही फैमिली के पास में राज करने की ताकत होती है, या एक ही फैमिली के लोग बार बार राजा बनते हैं. तो 7वीं शताब्दी के बाद कई डायनेस्टीज़ का उदय हुआ, उभर कर आए. जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है मैप 1, ये शो करता है कि हमारा जो इंडिया उपमहाद्वीप कहलाता है, विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले अलग अलग डायनेस्टीज़ को दिखलाया गया है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है: चाहमनास, चंदेलास, परम्परास, राष्ट्रकूटा, चोला, चेरा, पांड्या, ये सारी डायनेस्टी थी. चाहमनास को आज की डेट में चौहान कहने लगे हैं, यानी कि पहले चाहमनास कहा जाता था, अब वही लोग चाहमनास जो थे वो चौहान कहलाने लगे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी कि नए राजवंशों का उदय होना, नई डायनेस्टीज का उभर कर आना. 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो बड़े जमींदार थे, भूस्वामी थे, लैंडलॉर्ड थे और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, यानी कि वॉरियर चीफ. राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे. उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी आर्मी उनको दें. अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत यानी महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी घोषित कर देते थे. कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे. One such instance was that of the Rashtrakuta in the Deccan. Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. इसी तरह का एक उदाहरण है कि डेक्कन में जो राष्ट्रकूट का था, यानी कि राष्ट्रकूटास वहाँ के डायनेस्टी में थे, राष्ट्रकूटास वहाँ पे रूल करते थे. शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी कि उनके अंडर में काम करते थे. 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी कि सोने का गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया. जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जा रहा था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो लोग क्षत्रिय के रूप में पैदा नहीं हुए हैं, इस अनुष्ठान करने के बाद जब वो दूसरा जन्म लेंगे तो वो एक क्षत्रिय के रूप में लेंगे. In other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdom. कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी कि आर्मी का इस्तेमाल किया. मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण, गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, यानी कि ये लोग ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना जो पेशा था पूजा पाठ करने का वो छोड़ दिया और उन्होंने लोगों ने हथियार उठा लिए और उसके बाद कर्नाटक और राजस्थान में के जो राज्य थे उनको सफलतापूर्वक हासिल कर लिया. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी कि राज्यों में प्रशासन, किस तरीके से प्रशासन किया जाता है, चलाया जाता है. Many of these new kings adopted high-sounded titles such as Maharaja Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड एंड सो ऑन. इन नए राजाओं ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल देना शुरू कर दिए, जैसे महाराधिराज यानी कि राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी कि 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण करी. लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता को साझेदारी करते थे, यानी कि वो उन लोगों को साइड में रखकर या उनके साथ मिलकर ही काम करते थे. In each of these states, resources were obtained from the producers, that is,
peasant, cattle keeper, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इन सभी राज्यों के उत्पादक जैसे किसान हैं, पशुपालक हैं, कारीगर, इनके द्वारा इकट्ठा किए जाते थे, वो रिसोर्सेज संसाधन इनके द्वारा इकट्ठा किए जाते थे और इनको अक्सर अपने जो प्रोड्यूसेस थे, उत्पाद थे, उनका एक हिस्सा त्यागने के लिए यानी कि टैक्स देने के लिए मनाया जाता था या उनको ज़बरदस्ती की जाती थी। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी कि जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 टैक्सेस, 400 कर, यानी 400 तरह के टैक्सेस लगे थे एक टाइम पर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के जो चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के टैक्सों के बारे में लगभग 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित शब्द वेट्टी, यानी ये जबरन श्रम। जबरन श्रम का मतलब है लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना। कदमाई, कदमाई का मतलब भू राजस्व, मकान पर छाजन डालने वाला, यानी कि मकान पर अगर आपने छज्जा डाल दिया है तो उसका भी कर लगेगा। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पे भी कर लगेगा। मतलब अजीब अजीब तरह के टैक्सेस लगा दिए गए थे। These resources were used to finance the king's establishment. अब ये जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, यानी कि उनको फाइनेंशियली मजबूत करते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, यानी कि जिनका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव था उस एरिया में, उन लोगों को नियुक्ति करी जाती थी, उन लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता था जिससे कि वो लोग टैक्स कलेक्शन कर सकें। और ये हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी मतलब मान लीजिए आपको कोई काम मिल गया है करने के लिए टैक्स कलेक्शन का, आपके बाद आपके बेटे को मिलेगा, उस बेटे के बाद उसके बेटे को मिलेगा। इस तरीके से ये एक किस तरीके का होता था, हेरिडिटरी होता था। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। सेना में भी ऐसा होता था कि जिस व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति सेना में है उसका बेटा फिर सेना में जाएगा, फिर उसका बेटा सेना में जाएगा। यानी कि वो मूवीज़ में आपने देखा होगा कई सारी कि क्या होता है, बच्चे को बोला जाता है कि हमारे परिवार इतने सालों से इस राज्य की रक्षा कर रहा है, अब तुम्हें भी ये काम सौंपा जाता है। इस तरीके के होता था ये। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर बैठते थे। क्लोज रिलेटिव्स जो होते थे राजाओं के, वही बैठते थे। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मैं आपको बता चुका हूँ प्रशस्ति क्या होता है। इन प्रेज ऑफ, यानी कि की प्रशंसा में, राजा की प्रशंसा में। सो प्रशस्तीज कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तियों में ऐसे ऐसे ब्यौरे होते थे जो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से सच हों, लेकिन ये प्रशस्ति हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। वो अपने आप को एक शूरवीर विजय योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे और वही उनकी प्रशंसा में लिखा हुआ होता था। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मीन्स जो ब्राह्मण होते थे वो उनके दरबारों में होते थे और ये ब्राह्मण राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें, उनके बारे में बहुत प्रशंसा में पुल बांधते थे और उनकी प्रशासन में मदद भी करते थे। यहाँ पर ये आपको कुछ ताम्र पत्र दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये कॉपर प्लेट हैं और इसमें लिखा हुआ है कुछ। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, राजाओं की जो प्रशस्ति हैं वो लिखे जाते थे। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। राजा क्या करते थे, जब ब्राह्मण उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे तो उनसे खुश होकर ब्राह्मणों को वो ज़मीन दे देते थे, अनुदान दे देते थे। These were recorded on copper plates। और ये सारी चीज़ें इन कॉपर प्लेट्स में लिखी हुई हैं कि मतलब राजा के बारे में लिखा जाता था, फिर राजा खुश होता था तो ब्राह्मणों को दान देता था। ये सारा इन प्लेट्स में लिखा हुआ है। Which were given to those who received the land। और ये किसने लिखा है, जिनको ज़मीन मिली थी उन्होंने ये सारी चीज़ें इस ताम्र पत्र में, इस कॉपर प्लेट्स में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है What was given with the land।
यानी कि भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था। यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। This is your homework. You need to read this thing. You need to find out what all kings used to give apart from the land. ज़मीन के अलावा क्या क्या दिया जाता था, आप ये इसमें पढ़ेंगे। हम इसके नीचे शुरुआत करते हैं। Usually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत में काव्य की रचना भी करी गई है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसमें एक राजा का नाम है कल्हना या कल्हण नाम का एक रचनाकर द्वारा रचा गया है। मीन्स कल्हण एक राजा नहीं था, एक रचनाकर था, यानी कि उसने रचना लिखी हुई है। सो कल्हण ने अपने इस काव्य में लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। यानी कि जब वो अपना लिख रहा था तो जो पुराने शिलालेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे या लोगों से उसने पहले की बातें सुनी थी या पहले का जो इतिहास था, उन सब को पढ़कर, सोचकर, समझकर उनका इस्तेमाल किया और लिखा। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। यानी कि जैसे कि प्रशस्ति लिखते थे लोग, राजाओं के बारे में बड़ाई करते थे, वो वैसा नहीं लिखता था, वो आलोचनात्मक रूप में लिखता था, यानी कि क्रिटिकली, यानी कि जो कमियां होती थी वो लिखता था। इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। इसी वजह से उस टाइम पर जहाँ पर सब लोग राजाओं की तारीफ करने में जुटे हुए थे, ये जो कल्हण थे ये राजाओं की आलोचना करते थे। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। वी विल बी डूइंग वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध, हम लोग कल पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एन इशू जस्ट लेट मी नो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।